नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे हैं हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी मशीनेबिलिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी कॉन्स्ट्रेंट है टूल नोमेनक्लेचर में। जितने एंगल्स हम लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं उन एंगल्स की क्या इफेक्ट होगी, उन कॉन्स्ट्रेंट्स की क्या इफेक्ट होगी हमारी मैशनेबिलिटी के ऊपर। इस बात पे आज थोड़ी डिस्कशन हमें करनी है। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहली पॉइंट डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ कटिंग एज ऑन द मैशनेबिलिटी। कटिंग एज की दो पार्ट हमने डिफाइन की है, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। उम्मीद है चीजें आपको ध्यान होगी और उम्मीद करता हूं आप रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का। फर्स्ट टाइम तो किसी चीज को पढ़ा जाता है, बट वो फर्स्ट टाइम में मतलब याद नहीं हो पाता है अच्छे से, तो आप बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन को स्टार्ट कीजिए। वीकली एक दिन तो आप रखिए ही, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकें। बाकी के 6 दिन आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना भी, बट अगर आप पढ़ के और उन चीजों को भूल जाते हैं फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है पीछे की चीजें आप रिवीजन कर रहे होंगे। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। इतना कुछ मैं लिख के आपको देने की कोशिश बस इस वजह से करता हूं ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स क्रिएट कर पाए, क्योंकि वो नोट्स आपका बैकअप है। बार बार वीडियोस आप नहीं देख सकते हैं, दैट इज अ वेरी बिटर ट्रूथ। ठीक है, बार बार इतनी टाइम नहीं होती। ठीक है, तो नोट्स आप उम्मीद है बना रहे होंगे और बीच बीच में उसे पलट के देखा कीजिए, वो बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, तो कटिंग एज की डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन की भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस कर रखी है कि कटिंग एज एंगल में वेरिएशन के साथ, या तो वो साइड कटिंग एज एंगल है या तो वो इंड कटिंग एज एंगल है। कटिंग एज एंगल में वेरिएशन के साथ ना तो हमारी कटिंग फोर्स चेंज होती है, ना ही हमारी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट चेंज होती है। ठीक है, तो इस वजह से मशीनेबिलिटी पे इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है ड्यू टू द वेरिएशन इन योर कटिंग एज एंगल। बट एक दूसरी एस्पेक्ट है, दूसरी एस्पेक्ट ये है कि सरफेस रफनेस की वैल्यू को इफेक्ट क्रिएट करता है आपका ये कटिंग एज एंगल। ठीक है, सरफेस रफनेस अगर आपने मेट्रोलॉजी पढ़ रखा है तो ये पॉइंट आपको पता होगी कि मैंने लिख भी रखा है यहां। देखिए, फॉर द मेजरिंग ऑफ पिक टू वैली हाइट फॉर्मूला इज डिफाइंड विच इज H max is equal to F by tan SCEA साइड कटिंग एज एंगल एंड cot ECEA इंड कटिंग एज एंगल, और एवरेज जो सरफेस रफनेस की वैल्यू है उसे डिफाइन की जाती है RA इज इक्वल टू H/4 से। ठीक है, तो यहां अगर आपकी साइड कटिंग एज एंगल और इंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू को वेरी करें हम लोग, तो आपकी सरफेस रफनेस की वैल्यू में वेरिएशन देखा जा सकता है, और सरफेस रफनेस की जो वैल्यू है उसकी वेरिएशन की वजह से मशीनेबिलिटी आपकी वेरी करेगी विथ द वेरिएशन इन योर कटिंग एज एंगल। ठीक है, क्योंकि सरफेस रफनेस जो है वो भी एक मेजरमेंट है आपके मशीनेबिलिटी का। ठीक है, तो अगर आपने साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज किया है, साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज किया है और इंड कटिंग एज एंगल को डिक्रीज किया है, तो आपकी ये जो नेट डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगी मतलब H की वैल्यू आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, और ये मतलब आपकी फाइनल सरफेस रफनेस की वैल्यू जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। सरफेस रफनेस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मतलब सरफेस क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी कटिंग एज एंगल क्रिएट करती है वेरिएशन ऑन योर मशीनेबिलिटी। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि साइड कटिंग एज एंगल की वैल्यू को बढ़ाने से और इंड कटिंग एज एंगल की वैल्यू को घटाने से आपकी मशीनेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो ये पहली पॉइंट थी हमारी। देखिए, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है आपके लिए। हाँ, ठीक है, ये सारी पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख रखी है। दूसरी पॉइंट हमारी है इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल ऑन मशीनेबिलिटी। तो देखिए, अगर क्लियरेंस एंगल की बात करें तो क्लियरेंस एंगल की काफी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। क्लियरेंस एंगल को हमने
एक फिगर के थ्रू हेल्प से बनाने की समझने की कोशिश की थी। अब तो ये फिगर आपके ध्यान आ गया होगा। ये क्या है? ये है आपकी क्लियरेंस एंगल, ये लिप एंगल, और ये जो परपेंडिकुलर से एंगल है ये क्या है? अल्फा है। ठीक है, ये है लिप एंगल और ये है आपकी क्लियरेंस एंगल। तो आपकी एक पर्टिकुलर एक मिनिमम वैल्यू क्लियरेंस एंगल की जरूरी है ताकि आप अपने मशीन पार्ट को सेव कर सकें, अपनी टूल की लाइफ को इंप्रूव रख सकें। नहीं, अगर बहुत कम करेंगे आप वैल्यू तो क्या होगी? ड्यू टू द रबिंग बिटवीन your flank part and the machined part, the quality of your surface of machined area will decrease and the tool life will also decrease. tool life की भी टूल की लाइफ भी कम होगी और आपकी जो फाइनल मशीन्ड पार्ट है उसकी भी सरफेस जो होगी वो खराब हो जाएगी। तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है। ये बात तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसएस और कार्बाइड के लिए हम लोगों ने तो वैल्यू भी डिफाइन कर रखी है, लास्ट के 1-2 लेक्चर में बात हुई थी हमारी। ठीक है, और देखिए अगर आप सीए क्लियरेंस एंगल की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी क्या होगी? लिप एंगल की वैल्यू, लिप एंगल विल डिक्रीज, और लिप एंगल डिक्रीज होगी। इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी टूल की स्ट्रेंथ कम हो रही है, आपकी टूल लाइफ कम हो रही है और आपकी मशीनेबिलिटी वीक हो रही है, बिकॉज टूल लाइफ इज अ क्राइटेरिया टू मेजर योर मशीनेबिलिटी। ठीक है, तो क्लियरेंस एंगल को एक लिमिट तक आप मेंटेन करेंगे, बेसिक मिनिमम वैल्यू भी जरूरी है। इस पॉइंट को आप यहाँ इस फिगर से भी देख सकते हैं। टूल क्लियरेंस एंगल शो हो रही है ऑन द एक्स along the x axis and tool life has been shown along the y axis. With increase in your clearance angle, firstly the tool life increases, and after a point if you are increasing the true clearance angle, the tool life will be decreasing. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, ये दोनों पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है। तो उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर है। आइए अपने तीसरे पॉइंट पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं वेरिएशन ऑफ नोज रेडियस। ठीक है, देखिए वैसे तो ये फिगर भी मैंने ड्रॉ करके दिखा रखा है आपको स्टिल। ठीक है, बस ये आउटर मोस्ट पार्ट में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो है आपका टूल का टिप है। ठीक है, अगर आपकी टूल टिप पॉइंटेड हो, अगर आपकी टूल टिप पॉइंटेड हो तो इस पॉइंट पे काफी ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से भी आपकी जो कटिंग टूल है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और टूल लाइफ बहुत कम होती है। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए यहाँ एक रेडियस क्रिएट किया जाता है। एक जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू डिक्रीज कराई जाती है। और थोड़ा ये बात इस तरीके के ग्राफ में भी हम लोग देख चुके हैं अभी लास्ट के 1-2 लेक्चर में, जब हम लोग ने डिस्कस की थी चिप इक्विवेलेंट बात की थी हमने। ठीक है, तो इस तरीके की डायग्राम ड्रॉ हुई थी हमारी। तो यही वो बेसिक ये है, क्या है आपका नोज रेडियस है। ठीक है, तो इस तरीके की नोज रेडियस यहाँ क्रिएट की जाती है ताकि आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी पॉइंट्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि विथ प्रॉपर टूल नोज रेडियसिंग इम्प्रूव्स मशीनेबिलिटी टू सम एक्सटेंट। ठीक है, पहली पॉइंट ये कह रही है कि इंक्रीज इन टूल लाइफ बाय इंक्रीजिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बात हम कर चुके हैं इस बारे में। रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ टूल टिप, ये इस पॉइंट पे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखी है कि जब आपकी मटेरियल ज्यादा अवेलेबल होगी तो सिंस जो हीट वहां जनरेट होती है वो बहुत हाई होती है, तो मोर एरिया इन कॉन्टैक्ट, तो देन मोर थर्मल कंडक्टिविटी एंड मोर हीट ट्रांसफर। तो इस तरीके से भी आपकी जो टूल लाइफ है वो इंप्रूव होती है। इस बात की भी हम लोग डिस्कशन कर चुके। एक पॉइंट और है विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस रफनेस।
अब देखिए, जब आप टूल रेडियस की नोज रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो सरफेस रफनेस की वैल्यू है वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब सरफेस क्वालिटी इंप्रूव्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन विच हैज बीन डिफाइंड लाइक दिस that H max will be equal to F square by 8R. ठीक है, where F is the feed and R is the nose radius. तो इस रिलेशन से भी ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है. ठीक है, इस रिलेशन में भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे ही आप R की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे आपकी जो H max की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. और H max की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब सरफेस क्वालिटी, सरफेस रफनेस इज decreasing, roughness is decreasing and the quality of your surface is improving. तो इस तरीके से ये टूल लाइफ को इंप्रूव करके, सरफेस रफनेस को इंप्रूव करके आपकी इंक्रीज इन नोज रेडियस इंप्रूव्स द मशीनेबिलिटी. ठीक है, तो यहां तक चीजें उम्मीद है क्लियर है. मैं देखिए, वैसे तो ये सरफेस रफनेस आपके मेट्रोलॉजी का पार्ट है, बट यहाँ इस पॉइंट पर और इन चीजों को इन्वॉल्व करते हुए, मेटल कटिंग में जो एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उनसे रिलेटेड जो पार्ट है वो मैं थोड़ी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ अबाउट सरफेस रफनेस. ठीक है, सरफेस रफनेस में प्रिसाइजली इट इज अबाउट टर्निंग. दो तरीके के आपको मैथमेटिकल रिलेशन मिल सकते हैं. एक तो मैंने ये रिलेशन के बारे में बात की आपसे और एक ये रिलेशन की बात की. तो ये दो रिलेशन है क्या, बेसिकली दो केसेस हैं. पहली केस ये है कि आइडियल मशीनिंग जो होती है उसके लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहां हम लोग नोज रेडियस को जीरो कंसीडर करके अपने मशीनिंग पार्ट को कंडक्ट करने की थ्योरेटिकली कोशिश करते हैं. ठीक है, वहां ये मैथमेटिकल रिलेशन आपको डिफाइन की गई है विच इज H इज इक्वल टू F बाई tan SCEA साइड कटिंग एज एंगल प्लस cot ECEA एंड कटिंग एज एंगल. और ये आपकी हाइट टू डेप्थ मेजरमेंट है. उम्मीद करता हूं यहां पे ये पॉइंट. चलिए, अगर ये आपकी सरफेस है, ठीक है, और सरफेस आपकी पुअर मतलब सरफेस क्वालिटी जो है वो पुअर है, तो बेसिकली यहां इन कर्व्स इस तरीके की अनपैरेलल्ड मतलब अनइक्वल वेव्स को माना जा सकता है. आप उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि ये डेप्थ शो कर रहा है सरफेस पे और ये हाइट शो कर रहा है, मतलब सरफेस आपकी अच्छी नहीं है. ठीक है, क्वालिटी सरफेस की अच्छी नहीं है. तो ये हाइट होती है H max और ये हो गई डेप्थ की हाइट, मतलब वैली की हाइट. ठीक है, तो ये दूसरी हाइट हो गई. तो इन हाइट्स को मेजर करके एवरेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है आपके सरफेस टेक्सचर की वैल्यू, सरफेस रफनेस की वैल्यू को. ठीक है, तो H जो है वो थ्योरेटिकल आपकी आइडियल, अगर ये की बात करें, आइडियल सरफेस की बात करें जहां आपकी रेक एंगल की वैल्यू 0 है, और तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ H बाय दिस मैथमेटिकल रिलेशन एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज सरफेस टू एवरेज पिक टू वैली हाइट विल बी डिफाइंड बाय दिस मैथमेटिकल रिलेशन. ठीक है, H की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड RA विल बी H बाई 4. तो ये तो पहली रिलेशन हो गई. अब अगर प्रैक्टिकली इस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो प्रैक्टिकल सरफेस के लिए, ठीक है, विथ नोज रेडियस, वैसे सरफेस के लिए जहां आपको नोज रेडियस की वैल्यू को कंसीडर करना है, दो रिलेशंस फिर से डिफाइन किए गए हैं. H will be equal to F square by 8R and RA will be equal to F square by 18 root under 3R. ठीक है, तो इस तरीके से मेजर की जाती है सरफेस रफनेस की वैल्यू. बहुत डिटेल में मेट्रोलॉजी में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग मेट्रोलॉजी का पार्ट डिस्कस करेंगे. तो उम्मीद है चीजें यहां तक आपको क्लियर है. अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो. अभी आप स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं ताकि आप नोट्स अच्छे से बना पाए. उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और यहां तक की डिस्कशन हमारी आपको क्लियर हो चुकी है. अगर कोई परेशानी हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ईमेल अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, एंड एज ऑलवेज कमेंट बॉक्स इज देयर फॉर यू. कोई परेशानी हो तो लेट मी नो. अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और
लाइक और कमेंट तो आप करें, क्योंकि यू ऑलवेज नो दैट इट इज द सीक्रेट ऑफ माइन एज ए. तो डोंट abstain फ्रॉम मेकिंग कमेंट्स एंड लाइकिंग द वीडियोज. इट गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी टू मी. प्लीज डू दैट. मिलते हैं अगले क्लास में, बात करेंगे कुछ और डिटेल्स में, कुछ और टॉपिक के ऊपर. थैंक यू. जय हिंद.